नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सभी का जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। तो देखिए, कल हम डिस्कस करे थे नंबर सिस्टम का बेसिक्स, जहां हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स सीखे थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हम सीख चुके थे वहां से। यानी हमने रियल नंबर को दो तरीके से तोड़ के सीखा था, एक तो डेसिमल्स और एक दूसरा इंटीजर। तो डेसिमल्स में आपके पास ये परिमेय और अपरिमेय इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर इंटीजर यानी पूर्णांक से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। तो आज मैं कुछ उनमें से क्वेश्चंस करवाने के लिए आपको, यानी उसी से रिलेटेड जो कल हमने बेसिक सीखा है, उसके किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों के साथ आज मैं आया हूँ आपके सामने, और आज हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शुरुआत से पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आप इसको समझिए, एक बार पढ़िए पूरा, ठीक है, और हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा जो ऑप्शन है चार आपको दिए हुए हैं, इन पर अब विचार करना है, इनको आप डिस्कस करेंगे, सोचेंगे इनके बारे में, और ये बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। यानी आपको जो आंसर करना है इन चार में से, वो आंसर ये है कि आपको यही बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। करेक्ट जो होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, जो करेक्ट नहीं है वही आंसर है। तो आप समझिए, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आपको ये पता ही है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, यानी एक के सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। यानी पहला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है तो इसका मतलब आप इसका आंसर ये नहीं कर सकते, ये पहली बात आपके लिए करेक्ट है, ठीक है। तो पहली बात आपके लिए अगर करेक्ट है तो मैं आपको ये समझा दूं कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए कि ये आपका सही है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, अभी ध्यान रखना, जब उत्तर करें तो उस समय ध्यान रखना, ये बात सही है, बस सिर्फ ये करेक्ट है। दूसरी बात देखना एक बार, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसका मतलब बात तो ये भी सही है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है, दोनों सही है। तीसरा वाला देखते हैं, इफ P इंटू क्यू इज इवन, यानी यदि P और Q सम संख्या है, अगर गुणा कर दें तो इनको क्या आता है, सम संख्या रिजल्ट आता है। देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। P और Q दोनों के दोनों इवन है, क्या ये बात सही है? ये बात सही हो भी सकती है और ये बात सही नहीं भी हो सकती, क्योंकि इस बात को मैं समझाऊंगा। अब देखिए, उससे पहले एक बार ऑप्शन डी देख लीजिए, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। मैंने कहा था कि जितनी भी संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको आप हमेशा क्या लिखते हैं, उनको आप हमेशा अपरिमेय लिखते हैं, यानी ये बात भी सही है। यानी ये बात गलत है या नहीं, उस बात की मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपको। मान लो मेरे पास, मैंने कहा P इंटू क्यू, तो अगर ये मैंने कहा इवन है, इवन मतलब ये अगर सम है, ये अगर संख्या सम है, अगर ये वाली संख्या आपके पास सम है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से, अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो P वाली विषम है, ये 3 है और ये मान लो 2 है, तब भी तो ये सम ही आएगी। और अगर ये 3 है और यहाँ पर जैसे मान लो ये दूसरी 3 है, तो ये कितना आएगा 9, और अगर ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये कितना आएगा 4। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई दो संख्याओं को हम गुणा करें, तो वो अगर उनमें से कोई भी एक, देखिए अगर उनमें से कोई भी एक, अगर उनमें से कोई भी एक, कोई भी एक, जैसे यहां पर हमने देखा कि ये 2, अगर दोनों में से कोई भी एक अगर सम है, तो इनका रिजल्ट क्या आ जाता है, सम आ जाता है। यानी अगर दो संख्याओं को आप गुणा करें तो उनमें से कोई एक संख्या सम ले लो, गुणा कर लो, 100% आपको जो रिजल्ट मिलेगा, यानी प्रोडक्ट जो उनका मिलेगा, वो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो अब आपको अगर यहाँ पर जो दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें ये बोला है P गुणा Q इज इवन, देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, यानी इसका मतलब क्या ये हमेशा सही है?
ये वाली बात देखो, इसने ये बोला है कि P और Q अगर ये इवन कर रहा है, बिल्कुल इवन कर रहा है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, यानी इवन मल्टीप्लाई बाय इवन इक्वल्स टू इवन तो होता है, ये बात सही है, लेकिन क्या ये ही सही है? ये हमेशा इस बात को समझिए, P एंड Q इज इवन, देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, ये हमेशा इवन रहेंगी, ऐसी बात सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि यहाँ देख रही है, यहाँ पर ये इवन है और ये ऑड है, और इनका गुणा कितना आ रहा है, इनका इन प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इवन आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर ये वाली बात आके अटकती है कि जब भी हम ऐसे करके देखते हैं तो उस समय हमें ये पता हो जाता है कि उन दोनों में से कोई एक भी इवन है तो काम चल जाएगा। मतलब मैं इसका रिजल्ट ये लिखूंगा यहाँ पर कि अगर मैं सम संख्या को विषम संख्या से गुणा कर दूं, विषम संख्या से गुणा कर दूं, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो सम मिलेगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और अगर मैं सम संख्या को किसी सम संख्या से गुणा कर दूं, तब भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? सम मिलेगा। और अगर मैं किसी भी विषम संख्या को अगर मैं विषम संख्या से गुणा करता हूं, तो मुझे रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। ठीक है, सम को हम इवन कहते हैं, विषम को हम ऑड कहते हैं। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, बस ये तीन बातें अगर आपको याद है कि सम को विषम से गुणा करो चाहे विषम को सम से करो, दोनों में से अगर कोई भी एक अगर सम संख्या है तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? सम आ जाएगा। और अगर मान लो कोई दो सम संख्या है तो वो ऑटोमेटिक ही सम बनेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो आंसर करेंगे हम, वो आंसर सी करेंगे, यानी उत्तर कौन सा रहेगा? सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ये वाली बात आप याद रखना। चलो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो यहाँ पर। चलिए दूसरा देखते हैं एक बार हम। दूसरा सवाल अगर आपको सम और विषम समझ आ गया तो दूसरा सवाल देखते हैं आप यहाँ पर, सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 2 को आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए आप कितना अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछता रहता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप इसको समझना क्या है। देखिए, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन अंडर रूट ऑफ n इज व्हाट, यानी यदि, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट ऑफ n कितना है, मतलब ये क्या होगा? इन चार में से आपको विचार करना है, इन चार में से आपको एक आंसर बताना है इनका। तो आप सोचिए, पहला ऑप्शन देखिए, ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, यानी ये हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, क्या ऐसा संभव है? या दूसरा देखिए, इनको हम करके देखेंगे वन बाय वन। दूसरा देखिए, ऑलवेज ए रैशनल नंबर, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। या फिर ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, क्या ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा? या फिर आइदर एन नेचुरल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर, या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए चेक करें एक बार हम, n को कितना भी मान सकते हैं हम, यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या ही तो मानना है हमें। मान लो मैंने मान लिया n, क्या माना, मान लो n बराबर, ऐसे मैंने मान लिया कि n बराबर मान लो मेरे पास 2 है, तो बताइए मुझे अंडर रूट n बराबर कितना होगा? अंडर रूट 2। और ये मेरा बन गया क्या? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय बन गया ये। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। अगर हम इस n को, अगर हम मान लो, ठीक है, एक बार तो ये माना आपने, ठीक है, और दूसरी बार में आपने मान लिया कि n को मान लो, आपने माना कि n बराबर, मान लो आपने मान लिया 4, ठीक है। तो अब इस समय आपने अंडर रूट ऑफ n किया, तो ये कितना है भैया? 2 आया, प्लस माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी आपके पास 2 आया, जो आपका क्या आया? एक प्राकृतिक संख्या आई, प्राकृतिक या फिर परिमेय भी बोल सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय तो है ही, प्राकृतिक संख्या, यानी ये एक प्राकृतिक संख्या आ गई है आपके पास। अब आप देख रहे हो कि इस तरीके से आपके पास अपरिमेय भी हो सकता है और प्राकृतिक भी आ सकता है। तो इसका मतलब ना तो ये हमेशा प्राकृतिक होगा, और इसका ना ही ये मतलब निकलता है कि ना ही ये कभी अपरिमेय होगा, और ना ही ये कभी
मतलब आप इसको यही आंसर कर सकते हैं कि ये अपरिमेय भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है, इसलिए आंसर जो यहाँ करेंगे आप, वो आंसर करेंगे आप यहाँ पर डी ऑप्शन, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से। चलिए, अगर इतना समझ में आया, ये सिंपल था, मैं नेक्स्ट पर चलता हूँ और नेक्स्ट सवाल करेंगे हम यहाँ से सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 को देखिए कैसे आप कर पाते हैं, और क्या ये सवाल सिंपल है, एक बार चेक करिए इसको आप अच्छे से। ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपको बताना है। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक गुणा किया जाता है, को मतलब गुणा किया जाता है एक साथ, तो इस गुणनफल की इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको मैं ये वाली बात समझाना चाहता हूं कि कैसे आप इन चीज़ों को सोल्व करेंगे। देखिए, इनको आप ऐसे सोल्व करेंगे कि अगर जैसे मान लो आपने 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या, यानी आपने गुणा करना 3, 5, 7, ऐसे ही करते हुए आपने 11 विषम अभाज्य लेने, यानी आपको 2 नहीं लेना है। ठीक है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब आप उसको नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ विषम अभाज्य संख्याओं को लेना है। इस तरीके से अगर आप गुणा करते हुए जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि यहां पर अगर आपने किसी भी विषम संख्या को अगर 5 से गुणा कर देते हो तो यूनिट डिजिट जो भी होगा आपका यूनिट डिजिट होगा, यहां पर कुछ डिजिट्स आएंगे लेकिन लास्ट में जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा, यानी आपका जो उत्तर होगा यूनिट डिजिट वो कितना हो जाएगा, 5 आप आंसर करेंगे। आपको यहां तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये बेहद सिंपल था। आप वैसे भी देख सकते हैं कि आपको यहां पर अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता भी नहीं था लिखना, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया होगा। यानी आपको अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन देता हूं कि आप बताइए मुझे 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ही करते हुए मान लो वो ये कह देता है यहाँ पर 2003, 203 मान लो। ठीक है, अब वो ये कहे कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा इसमें, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप बिना सोचे आंसर कर सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ कोई सम संख्या तो है ही नहीं। जब तक सम संख्या नहीं आएगी तब तक 0 बनेगा नहीं, और अगर एक बार भी 5 से गुणा कर लिया आपने तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 5 होगा। तो ये वाली कॉन्सेप्ट भी लग सकती है इस वाली बात में। अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर उत्तर आपका रहा 5। नेक्स्ट सवाल आप करेंगे सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 करेंगे तो सवाल 4 देखिए आप क्या है। सवाल 4 क्या है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। हाँ, अब देखिए इसको, चलिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस 1 एंड x प्लस 3 ऑल आर प्राइम नंबर। तो देखिए x का मान जिसके लिए x और x प्लस 1 और x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अब इसको आप अगर देखोगे, इस सवाल को अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यानी कोई भी एक x का मान है, मान लो ये आपके पास x है, x में 1 जोड़ा और x में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। तो इसका मतलब, और फिर ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए, यानी ये सभी की सभी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो आपने क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो आपको ये पता होगा x और x के बाद है, तो ये तो तभी हो सकता है जब संख्याएं अभाज्य 2 और 3 हो और ये 5 हो। बताइए, इसके अलावा कोई दुनिया में तीसरा पेयर है ही नहीं, इसके दूसरा कोई पेयर है ही नहीं जहां लगातार 2 संख्याएं अभाज्य आ जाएं, वो 2 और 3 ही होती है। तो लगातार का मतलब x और x प्लस 1, इसका मतलब क्या, एक ज्यादा, यानी दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, वो है 2 और 3। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, आपको ये याद रखना है कि x और x में अगर आपने 1 जोड़ दिया तो ये बन गया आपका x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये वाला है आपका x और ये वाला है आपका x प्लस 1 और ये वाला है आपका x प्लस
3, ठीक है। तो ये आपका ये वाला था 5। तो जब अगर आपको ये पता चल गया, जब आपको ये पता चल ही गया है, तो आप क्या करने वाले हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिए। इसको आपको समझने की कोशिश कैसे कर रही है, देखो कि अगर ये नंबर है तो अभाज्य संख्या है, तो x का मान कितना है, यानी x कौन सा वाला, ये, तो ये कितना है 2। आप आंसर करेंगे तो इसके अलावा कोई दूसरा पेयर है ही नहीं, आपको ये याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार सवाल नेक्स्ट अगर आप करेंगे तो सवाल नंबर अब आपका आएगा, देखो सवाल नंबर हम करेंगे यहाँ से 5, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल में आप क्या करेंगे, देखो पढ़ के देखना इसको एक बार। एन स्क्वायर बराबर कितना है, एन स्क्वायर बराबर कितना है -33, एन स्क्वायर बराबर माइनस का 33, और दूसरा है आपके पास एन स्क्वायर बराबर है आपके पास, एन स्क्वायर है आपके पास 31, और एन स्क्वायर बराबर है आपके पास 29। और ये सारे के सारे प्राइम है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अगर ये सारे के सारे प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर n एक पूर्णांक आप में से इनमें से कोई एक बताना है। तो देखिए आप एक चीज समझने की कोशिश करिए यहाँ पर, और वो बात ये है, वो बात मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि अगर मान लो 31 और 29, 31 और 33 अगर ये आ रहा है इस तरीके से, अगर ये आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ भी 2 ऐड किया और यहाँ भी 2 ऐड किया, ठीक है। तो यू गेट ऑलवेज गैप ऑफ 2, और ये जो 2 का जो गैप आपको मिलता है, और ये तीनों की तीनों मान लो ये अभाज्य संख्या बताता है वो, ठीक है। हालांकि ये अभाज्य नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ कि 29, 31 और ये रिजल्ट जो आपको 33 मिल रहे हैं, और इनमें हमेशा आपने 2-2 जोड़ा है, यानी गैप कितने का आ रहा है 2-2 का। और अगर ये गैप जो मिलने के 2-2 का गैप मिलने के बाद अगर वो अभाज्य संख्या आ रही है, तो आपको एक चीज याद होगी, कल की क्लास में हमने समझा था कि वो तभी संभव हो सकता है कि जब ये घटा दूं मैं, तो ये तो तभी संभव हो सकता है जब 3, ठीक है, 3, 5 और 7 हो। अब देखिए क्या यहाँ पर जो गैप है वो भी 2 का, और यहाँ पर जो गैप है वो भी 2 का ही है क्या, यानी आपके पास ओनली एंड ओनली, ठीक है, ओनली एंड ओनली यही पेयर है, समझे, एकमात्र पेयर है ये, ठीक है, एकमात्र ऐसा पेयर है जिनका गैप कितना है 2 है, ठीक है। इनके अलावा कोई संख्या है ही नहीं। तो 3, 5, 7 अगर यही है, इसके अलावा बताइए आप कहाँ पर 2-2 के गैप में, यानी कंसेक्यूटिव विषम संख्याएं कब बनती हैं, प्राइम अभाज्य संख्याएं कब बनती है, कहीं नहीं बनेंगी, सिर्फ यही बनेगी। तो ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक था, एक अंदर से एक चीज़ थी जो निकाली हुई है इसमें से कि आप ऐसे ध्यान रखना चाहिए आपको। तो देखिए ये कब बनेगा, यानी ये कब बनेगा 3, ये कब बनेगा 5 और ये कब बनेगा 7, ये वाली चीज़ अगर आपको समझनी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे मान लो अब हम समझेंगे यहाँ से 6 लेंगे हम, क्यों लेंगे 6, क्योंकि देखिए n बराबर 6 लेने पर, ठीक है, n बराबर 6 लेने पर ये 36 माइनस 33 बराबर कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर 36 माइनस 31 बराबर कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर 36 माइनस 29 और ये बराबर आ जाएगा कितना आपका 7 आएगा। तो अब बताइए ये वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको, यानी आपने क्या रखा था यहाँ पे 6 रखना था n, बस इतना सा लॉजिक समझना है कि यार 2-2 का गैप आ रहा है और फिर विषम ये क्या बन रही है, ये अभाज्य संख्या बन रही है। तो 2-2 का गैप कौन से 3 लगातार विषम संख्याओं में बनता है, तो वो सिर्फ 3, 5, 7 में बनता है, ये याद रखने का क्वेश्चन था। तो 3, 5, 7 बनाने के लिए आपको क्या करना है, 3, 5, 7 अगर इसकी वैल्यू अगर 3 बनानी है तो यहाँ 6 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 रख दो, यहाँ पे भी 6 रख दो, बाकी ये तो सेट ही करा गया था। इसको किस और तरीके से पूछा जा सकता है मैं आगे चल के कराऊंगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं दिखाता हूँ, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किया हुआ है तो ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का। और ये वाला देखो एक बार 14 नंबर ये वाला देख लो ताकि आपको इस समझ आ जाए बढ़िया से कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें आप ऑप्शन से ही करने की कोशिश करना, और ऑप्शन से करने की कोशिश कैसे करेंगे, देखिए एन स्क्वायर बराबर 13, एन स्क्वायर बराबर 11 और एन स्क्वायर बराबर 9। अब आप फिर से देखेंगे कि यार एन स्क्वायर बराबर कितना है
एन स्क्वायर माइनस 13 बराबर, ठीक है, और एन स्क्वायर माइनस 11 और एन स्क्वायर माइनस 9, और ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो आप जब ये देख रहे थे तो आपको ये नहीं पता चल रहा था कि यहाँ से अगर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, 11 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये गैप कितने का है, 2 का। ये गैप कितने का है भैया, 2 का। अगर ये गैप 2 का है तो ये विषम संख्याएं कैसे बन सकती है, ये तो 3 5 7 ही बनेंगी, यानी संख्या एकमात्र जोड़ा जो है जिनमें गैप कितने का है, 3 का, 3 अभाज्य संख्या है ना। मैं यहाँ पर अगर ये लिखना चाहूँ तो ये लिख भी सकता हूँ, 3 लगातार, पिछली क्लास में आपको मैंने लिखवाया भी होगा शायद, ये 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या वो हैं आपकी 3, 5 और 7। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप समझोगे कि ये रिजल्ट या तो 3, 5, 7 होने चाहिए, या फिर आपके ये होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ये 5, ये 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए। तो अब आप देखो क्या रखोगे आप ऐसा कि ये 3 आ जाए। तो आप सी का मान अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या रख सकते हैं। अब आप समझ गए कि मैं सी का मान 4 रख दूं, क्योंकि n बराबर, अब देखो ये कितना आना चाहिए आपके पास, 3 आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और ये कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो जब ये आ रहा है तो अब आप मुझे बताइए कि n बराबर क्या रखोगे आप, 4 रखोगे तभी तो आएगा। n बराबर 4 रखने पर आपको ये मिल जाएगा। देखो कैसे, n का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 13 बराबर 3, मिला कि नहीं मिला, ये आएगा n स्क्वायर बराबर, ये उधर गया प्लस का हो गया, 3 प्लस 13 और ये कितना आया, 16। तो n स्क्वायर बराबर 16, तो फिर क्या करोगे आप, n बराबर कितना करोगे, अंडर रूट ऑफ 16, और ये आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आंसर 4, और ये आंसर अगर 4 आया तो ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे। इतना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन नंबर 14 हो लिया आपका, पहले हो लिया, ये मैं पहले इसलिए करवा लिया ताकि ये थोड़ा सा आपको मिलता जुलता क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आप यहाँ तक कर चुके थे, हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये वाला बताने की कोशिश करें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सी संख्या परिमेयी संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या परिमेय है ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर। विच ऑफ द नंबर्स इज द फॉलोइंग सेट आर रैशनल नंबर्स। आपके पास नंबर 500 दिया गया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 500 जो है ये आपका रैशनल मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, और आपके पास 1/4 भी परिमेय है, और ये 5353 रिपीटिंग है, मतलब ये भी परिमेय है, और माइनस में है तब भी परिमेय है। तो जहां मैंने टिक कर लिया है यहाँ पे राइट, जो टिक किया है वो परिमेय संख्या है, बाकी की परिमेय संख्या नहीं है। तो बाकी की जो परिमेय संख्या नहीं है वो अंडर रूट के अंदर है और एक पाई है। तो सबसे पहले तो ये देखो, जो पाई वाले ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो A B C और D 4 ऑप्शन है, तो पाई इसमें है यानी ये गलत है ऑप्शन। फिर पाई इसमें है तो ये भी गलत है। ठीक है, और इसमें पाई भी नहीं है और अंडर रूट वाला भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और 500 जो दिया हुआ है हमारे पास, अकेला 500 तो आंसर हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ये भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट से बाहर निकल जाती हैं, या P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको। अंडर रूट के अंदर रहने वाली को हम अपरिमेय क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब अंडर रूट से बाहर नहीं निकल रही तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग रहेगी, और यही कारण था कि हमने इस बात को समझने के लिए ये क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आराम से। नेक्स्ट सवाल अगर आप करेंगे तो भैया आप ये वाला देखिए एक बार, थोड़ा सा इसके ऊपर लगाइए, पढ़िए इसको, और परिमेय अपरिमेय से ही है। ऐसे सवाल आजकल परीक्षाओं में मिल रहे हैं भाई देखने को। ठीक है, और ये अगर नॉलेज आपको नहीं है तो आप थोड़ा सा गलती तो कर ही देंगे। मैं चाहता हूँ आप इनको सीखना शुरू कर दें अभी से। तो अब आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए पढ़िए पहला, समीशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स मस्ट बी रैशनल। देखिए इसने क्या बोला कि दो परिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय
दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए। तो मैं करके देखूंगा एक बार। मान लो मेरे पास पहले वाले ऑप्शन को मैं देखता हूँ। पहला वाला ऑप्शन है, मान लो मेरे पास पहली परिमेय अपरिमेय संख्या है √2 और दूसरी अपरिमेय संख्या है -√2। इन दोनों को मैं जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं मान लो, तो ये तो 0 आ गया, और 0 क्या है, परिमेय है। इसका मतलब तो ये गलत है ना। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए, तो 0 तो परिमेय है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो चुका है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल। ठीक है, अभी इसी से देख लो आप, किसी से। मान लो मेरे पास एक नंबर है इरेशनल √3 और एक दूसरा नंबर है इरेशनल √3, तो ये तो रैशनल आ गया। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो भैया कितना आता है, 3 आता है। तो जब आप समझ रहे हैं कि 3 आ चुका है तो 3 तो परिमेय है, जबकि ये क्या कह रहा था कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत बात है ना। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मॉडल्स मस्ट बी का यूज हुआ है। मस्ट बी मतलब 100% ऐसा होना चाहिए, तो 100% में ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखो करके देख रहे हो आप यहाँ। हाँ, ये हो सकता है कि √2 को √3 से गुणा करा और ये √6 मिल गया, तो ये हो भी सकता है। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं को, दो अपरिमेय यानी अगर प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स है ना, मे बी इरेशनल और रैशनल, इसका मतलब ये होना चाहिए। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आई तो चलिए तीसरा देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। क्या इस बात में कितना सच्चाई है वो भी देख लो आप। दो परिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार पहले डी ऑप्शन देखो ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। अभी तक का एक भी, दो तो ट्रू आए नहीं, तीसरे को हमने ट्रू मान रहे हैं हम, है ना। लेकिन एक बार चौथा देखिए आंसर करने से पहले। समीशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर्स का समीशन जो है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग है, अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, तो आप इस पर भी विचार करेंगे। और एक बार प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स मे बी इरेशनल। देखो कभी भी कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो आप, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, जैसे 3 गुणा 2, 3, जैसे मान लो मैंने ये परिमेय संख्या है 2 गुणा और ये भी परिमेय संख्या है, तो ये तो 6 ही आएगा। तो ये कभी भी आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्या है, या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये क्या है आपके पास अपरिमेय मिले। यानी कोई भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी गलत है। हाँ, डी ऑप्शन को जो आपने देखा था ये 100% सही हो सकता है। ये 100% सही क्यों हो सकता है, ये वाली बात, कौन सी बात 100% शुरू हो सकती है, जो इसने बोला है वो। ठीक है, इसने बोला समीशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी इरेशनल, तो बिल्कुल समीशन ऑफ टू ये हो सकती है, मतलब होता नहीं है, हो सकता है ऐसा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, देखिए कैसे। मान लो √2 है और इसमें मैं √3 जोड़ दूं, तो ये वाली जो संख्या बनी है ना, ये हमेशा इरेशनल है। ये इरेशनल है। ठीक है, और अगर आपने जैसे मान लो यहां पर देखा था ये वाला, तो ये क्या था, रैशनल था, ये रैशनल था। तो ये रैशनल हो भी सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये इसलिए हम आंसर करेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखें एक बार, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। कहाँ तक कर ली, यहाँ तक कर ली, ये वाला और देख लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल, इसको हम करेंगे यहाँ से, ऐसे कर लेते हैं। चलिए पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होती है आपको पता ही है, जो ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, और उनको अगर हमें बताना है परिमेय संख्या कौन सी है, तो 4 ऑप्शन है। देखिए आप इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको कि कौन सी परिमेय है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो आपको पहले वाले ऑप्शन को अगर आप सोल्व करोगे तो इसका मतलब है √2 की पावर √3। तो जब ये यहाँ पर इरेशनल और यहाँ पर इरेशनल, तो ये तो भैया क्या आई आपकी, इरेशनल। ठीक, इरेशनल। अगली देखते हैं, रैशनल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं,
अंडर रूट 3 की पावर भी कितनी होगी, अंडर रूट 4। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसको अगर हम सोल्व करें तो अंडर रूट 3 रेस टू द पावर, अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 लिख देंगे। तो अब आप अंडर रूट 3 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब होगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, और ये उत्तर कर जाएगा कितना, 3। तो इसका मतलब ये तो आपका रैशनल हो गया, ये तो परिमेय संख्या आ चुकी है। ठीक है, तो अब आगे चेक भी नहीं करना क्योंकि इनमें से कोई एक उत्तर बताना था। हालांकि आप देखेंगे 2 की पावर कितनी आ रही है, इर्रेशनल आ रही है, और यहां पर भी है, तो इसका मतलब ये भी आपका, ये भी क्या है, इर्रेशनल ही है, इरेशनल है। आप कहीं ऐसा नहीं सोचें कि अगर यहां पर 2 आ जाता और सर जी आपने यहां पर कितना कर देना था, यानी अगर आपका, मैं ये बताना चाहता हूं यहां पर, अगर मान लो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का अगर पावर घात अपरिमेय हो, अपरिमेय हो, तो ये रिजल्ट भी क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। क्या लिख रहा हूं मैं, अपरिमेय, ये भी क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझना। और अगर जैसे मान लो ये मैंने लिखा कि ये अपरिमेय है और उसकी घात ये वाली जो है ये परिमेय है, ठीक है, तो ये परिमेय हो तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, देखना पड़ेगा कि ये बाहर निकल के कितना बन रहा है। ठीक है, इतनी अगर बात समझ पाए आप, तो अगली बात समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके पास वो है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ से ले लेते हैं 9 नंबर, और 9 नंबर सवाल को सोल्व करेंगे हम ऐसे। पढ़िए एक बार इसको, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स a एंड b इज 0, देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट देयर प्रोडक्ट। द दो परिमेय संख्याओं a और b का योग, तो उनके, अच्छा यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग का इशू है, आप इसको ठीक करेंगे, का योग 0 है, यानी मतलब इसको मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पे 0 है, 0, ठीक है, 0 है, तो उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए ABCD जो ऑप्शंस है इनके थ्रू हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला है प्रोडक्ट मस्ट बी रैशनल। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग, अपरिमेय संख्याओं का योग अगर 0 है तो पक्की बात है वो संख्याएं या तो होंगी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए मैं समझाना चाहता हूं आपको कि मान लो एक संख्या तो ये है आपके पास, और एक संख्या आपके पास ये है, एक संख्या मान लो ये है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, ये एक संख्या आपके पास ये है, मान लो ये है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आता है, 0। ठीक है, इतनी बात समझना। मान लो मैंने कोई दो परिमेय अपरिमेय संख्या ली, और वो दो अपरिमेय संख्या क्या ली, सेम ले ली, लेकिन साइन अलग अलग ले लिए मैंने दोनों के, तो नेगेटिव अंडर रूट 3 ये भी तो आपका अपरिमेय रहेगा, और पॉजिटिव अंडर रूट 3 भी तो आपका अपरिमेय रहेगा। अगर मैं दोनों को इनको जोड़ दूं तो बताओ कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहली बात, अगर मैं इन दोनों को अब गुणा करूं, इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं, तो इन दोनों को गुणा करने का मतलब आया, 3 को 3 से गुणा किया 9, और ये आंसर आया -9। ठीक है, अब जब इनका आंसर आया -9, यानी अंडर रूट 3 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ अंडर रूट 3 करा, तो उत्तर मिला आपको -3, -9। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली बात अगर हम देखते हैं कि a और b दो संख्या अपरिमेय है, उनको जोड़ा तो 0 आया, और उनका प्रोडक्ट क्या आया, रैशनल आया, यानी पहली बात रैशनल है, ये रैशनल है, यानी यानी परिमेय है। पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको। चलिए दूसरी बात समझते हैं कि कुछ और ले लें इसकी जगह। जैसे मान लो मैंने लिया 2 प्लस अंडर रूट 3 एक संख्या ले ली। ठीक, एक संख्या तो ये है, ये संख्या क्या है, अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर है। और एक दूसरी संख्या आपने ले ली -2 प्लस अंडर रूट 3, एक संख्या ये ले ली, ये दो संख्याएं आपने ले ली। चलिए अगर ये दो संख्याएं ले ली तो अब इन दोनों को जोड़कर देखना एक बार, इन दोनों को मैं जोड़ के देखता हूं यहां पर।
2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस, ठीक है ऐसे ही तो था, ऐसे ही था प्लस, ये देखिए माइनस से गुणा करेंगे इसको तो कितना आएगा, -2 माइनस अंडर रूट 3। और जब इसको आप आगे ले जाएंगे तो देखिए आपको पता होगा प्लस माइनस से गुणा होके कितना बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 -2 माइनस अंडर रूट 3 और ये बन गया 0। देखो 2 से 2 खत्म और ये इससे खत्म, ठीक है तो ये 0 हो गया। लेकिन इन दोनों को गुणा करें एक बार, इन दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक बार इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो फिर अब चेक करें इसको कितना आएगा। मैं ऐसे कर सकता हूँ इन दोनों को गुणा, यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 3 और गुणा कर दिया -2 माइनस रूट 3 को गुणा कर दिया, ठीक है। अगर जब मैंने इसको ऐसे गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, तो अब गुणा क्या आया, देखिए 2 को 2 से गुणा किया, हमने क्या किया, हमने कर दिया इसको, चाहे तो हम वैसे एक साथ ही लिख सकते हैं, इस माइनस को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। और माइनस को जब बाहर ले लेंगे तो हम ये कर सकते हैं कि इसको 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और ये आंसर क्या बन जाएगा, आगे जाके ये आंसर बन जाएगा इसका। अगर होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सीखेंगे, माइनस तो बाहर रख लो और इसका आएगा 2 इंटू 4 4 और 3 कितना आएगा 7 7 प्लस 2 इंटू 4 रूट 3, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से माइनस का ये। तो ये भी एक अपरिमेय आया है, तो इनका दोनों का गुणा करने के बाद ये अपरिमेय भी मिल सकता है। आप इस बात को भी समझ गए होंगे यहाँ से। चलिए आपको ये पता चला होगा, ये थोड़ा सा अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा इसको रिवाइंड करके देखिए, कुछ भी टफ नहीं था, यहाँ से था। अगर ये वाली बात अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आई तो मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ से करके बता सकता हूँ। देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे गुणा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको वापस से गुणा करें तो आप इसको ऐसे गुणा करिए, ऐसे, ठीक है, -2 प्लस अंडर रूट 3। तो अब जब इसको इससे गुणा करोगे, आप इसको इससे गुणा करोगे तो ये माइनस का साइन है, या फिर आप ये समझ ही गए होंगे कि जब माइनस का साइन को गुणा करेंगे तो माइनस का साइन तो बाहर ले लेंगे। और अब बताओ ये सेम है, अगर एक ही सेम संख्या 2 बार गुणा हो रही है तो आप क्या करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 और इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर। अब आप बताओ, अब जब इसका स्क्वायर होगा तो ये कोई भी एक संख्या है, अब इसका स्क्वायर होकर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप करेंगे तो माइनस तो रह जाएगा बाहर, ठीक है। और अब आप करेंगे ए स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 2 4 और ए बी करोगे तो ये आएगा 4 रूट 3, यानी 2 गुणा ए बी और ये करेगा 4 रूट 3 और ये आया आपका फाइनली आंसर -4 और 3 7 प्लस 4 रूट 3। तो अब मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश करी है कि ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, दोनों को जोड़ दिया 0 आया, इनको भी जोड़ दिया कितना आया 0 आया, यानी ये बात तो सही है, कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं का टोटल 0 आ सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। लेकिन उन्हीं दोनों संख्याओं का, उन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा रैशनल भी आ सकता है और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा इर्रेशनल भी आ सकता है। तो इसका मतलब अब देखिए आप आराम से, मस्ट बी का मतलब 100% रैशनली ही होगा ऐसा नहीं है, मे बी रैशनल होता तो मैं सही कर लेता, ठीक है। प्रोडक्ट मे बी रैशनल यानी हो सकता है, ऐसा होता तो ठीक है। मस्ट बी और मे बी में फर्क यही है कि मस्ट बी का मतलब ये 100% सही नहीं है ये बात। अगला देखिए, प्रोडक्ट मस्ट बी इर्रेशनल, तो हमेशा इर्रेशनल ही होगा, यानी ऐसा ही होगा, नहीं रैशनल भी हो सकता है, तो ये बात भी गलत है। तो प्रोडक्ट मे बी रैशनल, हाँ ये सही है, यानी ये मे रैशनल का मतलब ये हुआ कि रैशनल हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है, तो ये बात सही लग रही है। और प्रोडक्ट में भी इर्रेशनल और रैशनल, यानी ये बात उससे भी ज़्यादा अच्छी फिट बैठती है, इसलिए हम इनमें से कौन सा, इनके बारे में क्या कहा जा सकता है, इनके बारे में तो यही कहा जाएगा फिर, इसका मतलब कि भाई ये वाली दोनों बातें सही हैं। कौन कौन सी, ये वाली दोनों बातें सही हैं। प्रोडक्ट में भी रैशनल और प्रोडक्ट में भी रैशनल और इर्रेशनल, मतलब मैं यहाँ पे अगर आंसर करना पड़े मुझे इन चार में से तो मैं आंसर करूँगा डी वाले ऑप्शन को। डी वाला ऑप्शन मेरा 100% राइट आंसर रहेगा। इस वाली बात को आप भी समझ लिए होंगे शायद अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है
हाँ, अगर हमने यहाँ तक कर लिया तो अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, सवाल नंबर 10। देखिए सवाल 10 में क्या लिखा हुआ है आपके पास। सवाल 10 में लिखा हुआ है आपके पास, इफ a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू पॉजिटिव वेयर a b एंड c आर इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अगर a गुणा b गुणा c बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यह है कि कोई धनात्मक पूर्णांक आ रहा है इनका तीनों का गुणा, तो a b और c पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताओ। आइदर बी और सी मस्ट बी पॉजिटिव, बी और सी में से कोई एक पॉजिटिव होना जरूरी है, ऐसा क्या सही है? चलिए देखते हैं आगे, धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए पहला मुझे 100% सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको नहीं मानूंगा। उससे अगला देखिए एक बार, ये आपका बी ऑप्शन है और ये आपका सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है। ऐसे रख लेते हैं, इनको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। अटमोस्ट टू ऑफ देम इज पॉजिटिव, अटमोस्ट टू ऑफ देम इज पॉजिटिव का मतलब ये है कि इनमें से अधिकतम दो पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम दो पे पॉजिटिव हो सकते हैं एटमोस्ट, ठीक है। तीसरा मतलब क्या कहते हैं, अगर इन देखो तीन संख्याओं को अगर मैं गुणा करूं, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लो एक संख्या मैंने ले ली एक संख्या ले ली मैंने 2 और एक संख्या मैंने ले ली 3, इनको गुणा करते हैं। चलिए मान लो, तो इनमें से अगर मैं मान लो इसको आप ये बताओ, अब ये जो रिजल्ट आएगा ये दोनों का रिजल्ट 6 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस, ठीक है। अगर मैंने ऐसे कर लिया इसको -2 ऐसे कर लिया मान लो, ठीक है। अब बताओ 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये प्लस का 2 हो गया है तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये प्लस का 6 करोगे। तो मैं ये कहता हूं मैक्सिमम टू नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। यानी इनमें अधिकतम 2 नंबर नेगेटिव होने चाहिए। कोई एक नेगेटिव हो गया ना, अगर कोई एक नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा। एटमोस्ट 2 ऑफ देम इज नेगेटिव, है ना। कम से कम 2 यानी अधिकतम 2 अंक, अधिकतम 2 पूर्णांक क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, या इनमें नेगेटिव है। तीसरे को मैंने डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ये कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नेगेटिव। यार वन ऑफ देम यानी इन तीन में से एक नेगेटिव होना ही चाहिए, तो एक नेगेटिव करके देखोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। देखिए थोड़े सा ठीक ठाक क्वेश्चन हैं ये, इनसे आपका दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा मतलब आपको इसका ठीक ठाक नॉलेज मिल ही जाएगा। चलिए एक इसी तरीके से अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो सब लोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट है आपके पास, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताएंगे आप। और अगर ये करेक्ट पहला है तो देखिए ओड को इवन से गुणा करो, फिर ओड से गुणा कर लो तो क्या आएगा, ओड। तो गलत है ये बात तो 100% गलत है। आप ये देखो जितनी भी ओड, एक इवन संख्या है मान लो, ठीक है, ये इवन है, अब गुणा ओड कितनी बार भी ओड कर लो आप, ठीक है, कितनी बार भी ओड कर लो संख्या हमेशा इवन ही आएगी। क्योंकि अगर मान लो आपने इनफाइनाइट नंबर्स तक संख्या ले लो आप, कितनी भी ले लो जितनी मर्जी है, बस सिर्फ एक 2 से गुणा कर दो, लास्ट में जरूर उसका यूनिट डिजिट 2 6 ऐसे या कुछ भी आ जाएगा। जैसे मान लो 0 2 4 6 8 में से कुछ भी एक आ जाएगा, कंफर्म बात है। तो यानी आपको एक इवन नंबर से अगर आपको गुणा करना पड़े कभी भी, कितनी भी संख्याओं को, कैसी भी संख्याओं को, तो 100% संख्या कैसी होगी, वो इवन होगी। तो पहला स्टेटमेंट जो है ओड और इवन से गुणा कर दूं तो यहाँ क्या आना चाहिए था, इवन आना चाहिए था, जबकि ये क्या है, ओड। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो बी ओड प्लस इवन, तो ये क्या बनेगा, ओड बनेगा। ये बात आपको देखनी पड़ेगी। ये बात जैसे मान लो इसने क्या बोला, ओड प्लस इवन, ओड प्लस इवन बराबर क्या बोल रहा है, ओड बोल रहा है ये। तो आप इस बात को समझना, ओड मान लेता हूं मैं 3 प्लस इवन में मान लेता हूं 2, तो ये तो 6 और 2 8 हो गई, तो ये तो बात ही गलत हो गई। तो इसका मतलब ये भी गलत है
है ना, ये भी गलत है। तो ये ओड नहीं हुई ना, ये गलत हो चुकी है ये बात। ठीक है, तो ये गलत हो चुकी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो ओड हो और तीसरी इवन हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। दो ओड संख्याएं, दो विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगी, ये ध्यान रखना। और फिर जब सम में सम जोड़ोगे तो सम आना चाहिए था, यानी दूसरा भी 100% गलत हो चुका है। ओड प्लस ओड में से माइनस इवन करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन ये मिल गया, दूसरा ऑप्शन ये गलत हो चुका था, तो अब दूसरा देखिए, ओड ओड प्लस ओड माइनस इवन बराबर इवन है या नहीं है, ये देख लेते हैं एक बार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये भी ओड है, ये भी ओड है, इनको जोड़े तो चलिए जोड़ लो आप एक बार। ऐसे मानो कि मान लो ये 3 है और ये भी 3 है, और इसमें से अगर मान लो आप 2 घटा दो, तो बताइए 6 में से 2 घटाया कितना आया, 6 माइनस 2 4 आया। तो ये इवन, ये बिल्कुल सही है, यानी आंसर आपका ये होगा। और इवन में से इवन घटा दें और उसमें ओड जोड़ दें तो यहाँ पर हमेशा क्या आता, ओड आता, ये वाला। ये अगर आप करके देखेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ से इवन मान लो ये 4 है, 4 माइनस 4 कर लो, या फिर 4 माइनस 2 कर लो, जो मर्जी आए, प्लस ओड मान लो 1 मान लो। तो ये तो कितना है रिजल्ट, 4 में से 4 गया, कितना हुआ 0, 0 प्लस 1, ये 1, तो 1 तो क्या है, ओड है, 1 क्या है, ओड है। जबकि ये कितना है आपके पास, इवन है। तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप ये समझ पा रहे होंगे ठीक ठाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखिए। हाँ, यहां तक आ चुके थे हम, और अब हमारे पास आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, if a plus b plus c बराबर even and a b and c are integers, then which of the following statement is true? यदि a plus b plus c बराबर सम और ए बी और सी पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अब अगर इसी तरीके के क्वेश्चन आप काफी देर से कर रहे हैं तो अब आपका दिमाग खुल चुका होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं ऐसे सवालों को, और आप इनके बारे में निष्कर्ष या इसके बारे में कौन सा कथन सत्य या असत्य है वो बता सकते हैं। चलिए 1 बाई 1 शुरू करते हैं। आइदर ए और बी मस्ट बी इवन नंबर, इसका मतलब यह है या तो ए या फिर बी में कोई एक इवन है। चलिए करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर सम है, अगर सम है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि कोई दो जरूर इनमें से विषम है। क्योंकि दो विषम संख्या, अगर मान लो दो सम हो जाती, मान लो अगर ये दो सम हो जाए और तीसरी विषम हो जाए तो रिजल्ट विषम आता। तो पक्की बात है यहां पर ए और बी में से कोई एक इवन नंबर है, इन दोनों में से ही एक इवन है, नहीं ये भी तो हो सकता है। तो ये बात मैं अभी इसको नहीं देखूंगा, नेक्स्ट देखूंगा। अटमोस्ट, अटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक, वन ऑफ देम इज इवन, इन दोनों में से अधिकतम एक इवन हो सकती है, बस यही सही है। इन तीनों में से एक मान लो, ये इवन मान लो, ठीक है, इवन कोई भी एक, ठीक है, बाकी की दो इवन प्लस ओड प्लस ओड बराबर ही इवन बनता है। ये बात आप पहले से ही जानते थे, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अधिकतम दो कितनी, दो क्या होंगी, विषम होंगी, और कम से कम एक क्या होगी, इवन होगी। तो कह रहा है अटमोस्ट वन ऑफ देम, अधिकतम एक संख्या इवन हो सकती है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन, कम से कम एक इवन होना ये गलत बात है। देखिए थोड़ा सा आपको ऑप्शन में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाऊं। एटलीस्ट का मतलब क्या, देखिए एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, ठीक है, या अधिकतम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और एक दूसरा क्या है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक इवन होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा भी होंगी तो चलेंगी, इसका मतलब तो ये हुआ। तो कम से कम एक नहीं, अधिक से अधिक एक होना चाहिए, बस एक से ज्यादा इवन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आंसर किया उसको, अटमोस्ट वन ऑफ देम इज ओड। अब आप बताइए, अटमोस्ट वन ऑफ देम यानी अधिक से अधिक एक इवन ओड हो सकती है, तो फिर तो रिजल्ट यानी जो रिजल्ट आना था वो ओड आता, जबकि यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, सम यानी इवन आ रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि फॉर्म कौन सी है, ये है। और इस फॉर्म में आप आंसर कौन सा करेंगे, एटमोस्ट वन ऑफ देम इज इवन नंबर, यानी इनमें अधिकतम एक संख्या इवन यानी सम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से देखेंगे, ये हो लिया होगा ना, ये वाला करते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं एक बार। आपके पास जो सवाल है ये है, अब
इस तरीके से देखिए इसको भी, फॉर विच वैल्यू ऑफ n प्लस 1 n प्लस 30 इज ऑलवेज इवन, n के किस मान के लिए n प्लस 1 और n प्लस 30 हमेशा सम होती है। तो मैं तो ये कहूंगा यार, आप इस फॉर्म को समझने की कोशिश करिए एक बार। एक बार तो 1 जोड़ रहा है, एक बार क्या जोड़ रहा है, 30 जोड़ रहा है, और इन दोनों को गुणा करना है, यानी n प्लस 1 और n प्लस 30। इसका मतलब ये हुआ कि n में एक बार ओड संख्या जोड़ रहा है, विषम संख्या जोड़ रहा है, और विषम संख्या का मतलब एक जोड़ते ही तो सम बन जाएगा, ठीक है। एक जोड़ते ही तो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जब भी हम किसी संख्या में एक जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा, ये वाला नंबर क्या होगा, सम होगा, ये वाला नंबर सम होगा, 100% सम होगा। अगर जैसे मान लो, अच्छा ये अगर सम है तो फिर ये विषम है, मेरा मतलब ये 100% सम है तो ये 100% विषम है, मैं ये कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वाला संख्या क्या है, ओड है, ओड है, ये ओड है, ये ओड है पक्का। अगर ये मान लो ओड हुआ तो ये सम हुआ, ठीक है। इफ, मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ n बराबर ओड है, अगर कंडीशन ये है, अगर बताओ n बराबर ओड हुई संख्या, ठीक है, अगर n बराबर ओड हुई, ठीक है, तो अगर n बराबर ओड हुई तो इसका मतलब n बराबर ओड हुई, अगर ओड है, मान लो ये n का मतलब 1 है, हम अगर n का मतलब 1 ही मान ले ओड, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, सम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली संख्या ओड है। लेकिन यहां अगर मान लो ये 1 है तो 1 और 30 कितना होगा, 31, ये क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो यहां पर जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हमेशा सम मिलेगा, ठीक। दूसरी बात, इफ n बराबर इवन है तो यहां से अगर आप देखेंगे n प्लस 1, ये क्या बनेगा, ये वाला देखिए, मैं अब आपको कैसे समझाऊं, दूसरे वाले पेन से करता हूं कोशिश। देखिए यहां पर n प्लस 1 और n प्लस 30, इस बात को समझिए, ये अगर n बराबर इवन है तो इवन प्लस ओड, ठीक है, ये कितना बन जाएगा, इवन प्लस ओड, ये बन जाएगा आपका ओड, और ये क्या बन जाएगा आपका इवन प्लस इवन, ये क्या बन जाएगा, इवन मतलब विषम, सम सॉरी, और अभी भी ये आंसर क्या आएगा, सम ही आएगा। तो मैं तो ये कह रहा था कि जब आपको ये पता ही है कि दोनों तरीके से आपका आंसर यही मिलना है, ठीक है, सम ही आना है, प्रोडक्ट, मतलब ये हुआ कि किसी भी विषम संख्या को सम संख्या से गुणा कर लो, रिजल्ट इज ऑलवेज इवन, ठीक है, हमेशा सम रिजल्ट मिलता है। तो इसका मतलब यहां पर n के किस मान के लिए, n का मान क्या रखूं मैं यहाँ, कि हमेशा ही सम होगा, तो मैं ये कहूँ कुछ भी रख ले सम ही होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर रख ले, नेचुरल नंबर कुछ भी रख ले, ओड रख ले, इवन रख ले, ओड रख ले, इवन रख ले, बात एक ही है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस कोई भी नेचुरल नंबर रख ले, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सम रहेगा। चलो यहां तक अगर हम सीख चुके तो एक बार और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का ये शायद फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला हमारा बचा हुआ है, और इस क्वेश्चन को और हम थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बाद में हम क्लास ऑफ करेंगे, आप इनका रिवीजन के लिए चल देंगे और हम इसको सोल्व करवाते हैं। लेट p बी ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 देन p स्क्वायर माइनस 1 इज, अब इनमें से 4 में से एक ऑप्शन बताना है। देखिए p 5 से बड़ा है, ठीक है, पहली बात ये है कि p जो है वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि मैं मान लेता हूं p बराबर, ऐसे मान लिया मैंने, ये माना है हमने, p बराबर मान लिया 6 मान लिया मैंने, 7 भी मान सकता हूं, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ठीक है मैं 6 नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता 6, क्योंकि मुझे अभाज्य संख्या माननी है, तो मैं 7 मान सकता हूं, 11 मान सकता हूं, ठीक है, 7 मान सकता हूं, 11 मान सकता हूं, 13 मान सकता हूं, ऐसा कुछ भी मान सकता हूं। तो मैंने p बराबर कितना मान लिया, 7 एक अभाज्य संख्या है वो ले लेता हूं, ठीक है। अब ये कहता है p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये वाला अगर मैं करके देखूं तो क्या करा, 7 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब अगर मैं इसको देखूं तो 49 माइनस 1 बराबर कितना आया, 48। अब आप ये 48 आया, ठीक है, एक दूसरा मान लो, आप एक बार और मान लो एक और अलग चीज, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये 100% सही है क्या। माना p बराबर 7 की जगह मैं इस बार 11 मान रहा हूँ, 11 भी तो अभाज्य संख्या है, तो इस कंडीशन में आपके पास
क्या मिलेगा, 11 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 120 आता है। ये 121 में से एक मैंने सीधा घटा दिया। अब आप इन दो ऑप्शन मिल गए आपके पास, ठीक है, दो डिजिट मिल गए, दो प्रोडक्ट मिल गए आपके पास। अब आप क्या करोगे, ABCD ऑप्शन जो है आपके पास दिए हुए, इनको आप चेक करो। नेवर डिविजिबल बाई 6, 6 से कभी भी डिविजिबल नहीं होंगे, ये तो 6 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये तो गलत है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 एंड मे नॉट बी डिविजिबल बाई 12, 12 से दोनों में भाग जाता है, जबकि वो कह रहा है जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। नहीं, हमारे यहाँ तो जा रहा है भाग, और भी करोगे तो उनमें भी जाएगा भाई, चेक करना आप एक बार। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 12 एंड 12 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई 24, 24 का जाता है 2 टाइम्स यहाँ, और यहाँ भी जाता है 5 टाइम्स, इसका मतलब 24 से भी भाग जा सकता है, जबकि ये भी गलत है। फिर तो ये सही आंसर है ही आपके लिए। तो इस तरीके से आज हमने ये 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया है। कल की जो क्लास हुई थी बेसिक जो स्ट्रक्चर था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स था, उनमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने उठा के यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इनके खुद से नोट्स बनाइए अपनी पेन और पेपर से, अपनी खुद की हैंड राइटिंग से। हमारी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो आप अपने खुद के वर्क पे ज़्यादा फोकस करिए, ताकि आप जब करेंगे खुद अपने नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो उस समय आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। और आज की क्लास में तो सिर्फ इतना ही था। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप मज़े से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।